हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज फिर से मैं लेके आया हूँ ग्रेविटेशन का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चीटिंग न करें। ओके, तो दोस्तों आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है हमारा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। दोस्तों स्टार्टिंग में आपके टेक्स्ट बुक में अब स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है और बट इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में हम करेंगे और ये आप आंसर फटाफट देते रहना। सबसे पहले हम टॉपिक को समझ लेते हैं, फिर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको हम लोग अपने आप आंसर दे दोगे उसका। और अभी पूछूंगा ना दोस्तों तो अभी भी आंसर दे दोगे, क्योंकि स्टार्टिंग से आप ग्रेविटेशन का फर्स्ट और सेकेंड वीडियो अच्छे से आपने देखा होगा तो आंसर आपको आएगा। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ मैं। पहले कुछ बातें आपको बता देता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, फिर आपको जो टॉपिक मैंने लिखा है वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों जैसे मान लो ये बुक है, ओके ये बुक है। अगर ये बुक को अगर मैं यहाँ पॉइंट करके अगर मैं रखता हूँ तो ये बुक गिर जाता है। इस बुक का एक सेंटर ऑफ मास होगा कि जहाँ मैं रखूंगा तो ये बुक क्या होगा, ऐसे बैलेंस बना रहेगा। देखो अरे हो भी गया। ओके, बट अगर मैं यहाँ रखूँ तो ये बुक क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। वैसे ही अर्थ का भी एक सेंटर ऑफ मास होता है, अर्थ का भी एक सेंटर ऑफ मास होता है और वो सिचुएटेड रहता है उसके सेंटर पे ही। अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास रहता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, उसके सेंटर पे होता है। ध्यान देना, जैसे इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में था, यहाँ सेंटर में रखने के बाद ये बुक बैलेंस हो गया। वैसे ही अर्थ का भी एक सेंटर ऑफ मास होता है जो सिचुएटेड होता है उसके सेंटर पे। और हर चीज, इसीलिए हर चीज, जैसे एक चीज मैं फर्स्ट वीडियो में बताना था पर मेरे दिमाग से निकल गया, सेकंड वीडियो में सोचा बता दूंगा उसमें भी निकल गया, थर्ड वीडियो में नहीं छोड़ूंगा। एप्पल भाई सब कुछ बता दिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग से निकल जाता था, मैं बता ही नहीं पाता था। एप्पल, ओके, जैसे पता है कि न्यूटन बाबा घूम रहे थे कहीं भी तो गार्डन में आए, गार्डन में आते जब गार्डन के नीचे पेड़ के नीचे वो बैठे तो उन्हें दिखा। वैसे अपने 9th वाले बच्चों को तो मैं बार बार ये बताया हूँ, ये चीजें तो बार बार बताया, बट बुक लाइन है तो मुझे सब बताना पड़ेगा। ओके, तो जैसे ही वो एक गार्डन में आके बैठे, पेड़ के नीचे आके बैठे तो उन्हें एक एप्पल नीचे गिरता हुआ नजर आया। तो उनके मन में क्वेश्चन आया, उनके मन में ये क्वेश्चन आया कि एप्पल डायरेक्ट नीचे क्यों गिरा, और मतलब ये वर्टिकल पोजीशन पे डायरेक्ट नीचे क्यों गिरा। ये ऐसे इंक्लाइंड भी गिर सकता था, ये ऐसे भी गिर सकता था, बट ये ऐसे ही क्यों गिरा, ये ऐसे ही क्यों गिरा, ये उनके मन में क्वेश्चन आया। और हम लोग जैसे होते हैं तो हम लोग तो उठ के खा लेते, भाई इतना क्वेश्चन कौन बनाता, दौड़ कर एप्पल गिर गया जाओ, बट क्या करते ये हम लोग खा लेते आराम से। बट उन्होंने उसके बारे में सोचा, इसीलिए वो न्यूटन है। ओके, तो दोस्तों क्या हुआ था, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये अर्थ है। अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर ऑफ मास अर्थ के सेंटर पे होता है। सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, अर्थ का उसके सेंटर पे होता है। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीजों को, जो भी चीजें होती है, हर चीजों को अट्रैक्ट कहाँ करता है, टुवर्ड द सेंटर। कहाँ अट्रैक्ट करता है, टुवर्ड द सेंटर। कोई भी चीज अगर अर्थ पे गिरता है या अर्थ जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, टुवर्ड द सेंटर। क्यों टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि आपको पता है अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास होता है, उसके सेंटर पे सिचुएटेड होता है। इसीलिए एप्पल जब गिरा, ये एप्पल, ये मान लो ये पेड़ है, इस पे से जब एप्पल गिरा तो एप्पल को अट्रैक्ट कौन करेगा, टुवर्ड द सेंटर जाएगा। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहां होता है, टुवर्ड द सेंटर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां होता है दोस्तों, डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर। क्यों होता है, क्योंकि जो अर्थ का सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां सिचुएटेड होता है, अर्थ के सेंटर पे। इसीलिए कोई भी चीज गिरने के बाद कहां जाने का ट्राई करता है, अर्थ के सेंटर पे। इसीलिए एप्पल जैसे ही गिरा वर्टिकली कहां चला, वर्टिकली ऐसे गिरा, ऐसे नहीं गिरा दोस्तों, क्योंकि अर्थ हर चीजों को कहां अट्रैक्ट करता है, अपने सेंटर की तरफ। कहां अट्रैक्ट करता है, सेंटर की तरफ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है वो डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर होता है। हर चीजों को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। क्यों, बार बार बता रहा हूं क्यों करता है, क्योंकि अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां होता है, अर्थ के सेंटर पे होता है। तो दोस्तों इसीलिए एप्पल कैसे गिरा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एप्पल क्या गिरा था, नीचे गिरा था। ओके दोस्तों, तो क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है कि अर्थ क्या करता है, हर चीज को जो उसके पास में होता है, जो उसके पास में जो चीजें होती है उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बट कहाँ अट्रैक्ट करता है, क्यों अट्रैक्ट करता है, तो वो तो आपको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट करता है। बट कहाँ अट्रैक्ट करता है, टुवर्ड द सेंटर। बट टुवर्ड द सेंटर अट्रैक्ट क्यों करता है, क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके सेंटर पे सिचुएटेड होता है। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, फिर से मैं एक बार और बोलता हूं, ध्यान देना, फोकस लगा के रखना। ओके दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के पास में है,
अर्थ के पास में है तो अर्थ उसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट करता है। बट कहाँ अट्रैक्ट करता है, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। अब आपके मन में क्वेश्चन, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट क्यों करता है? सेंटर की तरफ इसलिए अट्रैक्ट करता है कि जो अर्थ का सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां सिचुएटेड होता है, उसके सेंटर पे, इसीलिए वो अपने सेंटर की तरफ सबको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके, तो दोस्तों जो मैंने लिखा है वो बता देता हूं। द अर्थ अट्रैक्टेड एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, वो मैंने जो बताया। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ इज एट इट्स सेंटर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ इज एट इट्स सेंटर। सेंटर ऑफ मास कहां होता है, उसके सेंटर पे होता है। ओके, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कहां एक्ट होगा, डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर। हर चीजों को कहां खींचेगा, उसके सेंटर पे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अर्थ का, सेंटर ऑफ मास अर्थ का, जैसे मैंने इसका सेंटर ऑफ मास आपको बता दिया, यहां रखूंगा तो ये बैलेंस होता है। तो जो अर्थ का सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां, सेंटर में होता है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी हर चीजों को कहां खींचना चाहता है, अर्थ के सेंटर पे। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। एनी ऑब्जेक्ट फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे गिरता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, क्योंकि अर्थ अपने, अर्थ का जो सेंटर होता है, बोलता है भैया जा जा जा, उसकी तरफ भी अट्रैक्ट करता है। किसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, अर्थ के सेंटर पे। अर्थ के सेंटर पे क्यों, क्योंकि अर्थ का पूरा सेंटर ऑफ मास यहां सिचुएटेड है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे गिरता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, हाँ, अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, एप्पल के बारे में तो चलो बता दिया मैंने। एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, सर अर्थ तो मून पे और सैटेलाइट पे भी अपना फोर्स लगाता होगा, अब अपना ग्रेविटेशनल फोर्स उसको भी लगाता होगा और उसको भी अपनी तरफ खींचता होगा। सही बात है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे एक्ट होता है, मून पे और सैटेलाइट पे भी जाता है। ओके, बट दोस्तों जो मून और सैटेलाइट है वो, एप्पल तो गिर जाता है, एप्पल तो गिरता है, अर्थ के ऊपर गिरता है, वो मून और सैटेलाइट क्यों नहीं गिरता? ओके, तो दोस्तों ध्यान देना, मैंने क्वेश्चन क्या बोला उसको फोकस लगा के रखो कि एप्पल को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, एप्पल गिर जाता है अर्थ पे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर जाता है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ होता है वो मून और सैटेलाइट पे भी लगाता है, वो क्यों नहीं गिरते, वो क्यों नहीं गिरते? आना चाहिए था क्वेश्चन, चलो बताता हूं क्यों नहीं गिरते। दोस्तों ये हमारा अर्थ है, ये इस ऑर्बिट में कौन घूम रहा है, मान लो हमारा अर्थ या ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम रहा है, ये मून, सॉरी ये हमारा मून या तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूमता है। दोस्तों इसको एक वेलोसिटी होता है, इसको क्या होता है, एक वेलोसिटी होता है, इसको एक वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी होने के कारण जिस दोनों किसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट और मून दोनों को वेलोसिटी होता है, और उसी वेलोसिटी के कारण ये अपने ऑर्बिट पे क्या होते हैं, घूमते रहते। और इसी यही वेलोसिटी होने के कारण ये जो मतलब हमारा जो मून है और जो हमारा सैटेलाइट है वो हमारे कहाँ नहीं गिरता, हमारे अर्थ पे नहीं गिरता। और तो चलो मैं अच्छे समझाता हूँ, अच्छे से बताता हूँ दोस्तों। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मून हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मून हो गया। और ये कंटिन्यू एक वेलोसिटी परफॉर्म करता है, कंटिन्यू क्या करता है, एक वेलोसिटी परफॉर्म करता है। अगर यही वेलोसिटी परफॉर्म नहीं करता, ये वेलोसिटी परफॉर्म नहीं करता तो कहाँ जाता वो? जैसे आपको पता है रॉकेट जब तक घूमता रहता है अपने ऑर्बिट में तब तक आराम से घूमता रहता है, बट अगर इंजन खराब हुआ, ओके, कुछ भी खराब हुआ, अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स के एरिया में है, मतलब कहाँ है, जहां तक इसका ग्रेविटी का एरिया है, अगर वहां तक है तो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेगा। बट दोस्तों अगर ये एक ऑर्बिट में अगर घूमता रहेगा, उसकी वेलोसिटी रहेगा, तो कभी भी या तो मून या तो कभी भी नेशनल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहाँ नहीं गिरेगा, कहाँ नहीं गिरने वाला है, अर्थ पे। ओके, तो दोस्तों उस दोनों का एक ही वे था, मतलब एक ही आंसर था कि दोनों को क्या है, उसका खुद का मतलब दोनों को वेलोसिटी है, और उसी वेलोसिटी के कारण वो अपने ऑर्बिट में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। अगर वेलोसिटी नहीं होता तो ये दोनों अपने अर्थ पे आ जाते हैं, आराम से गिर जाते हैं। बट दोनों के वेलोसिटी के कारण वो क्या करते हैं, वेलोसिटी के कारण वो अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, और इसके कारण इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे एक्ट होता है, बट ये नीचे ये इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाता क्योंकि उसके वेलोसिटी के कारण। एप्पल थोड़ी ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, एप्पल बेचारा चुपचाप बैठा रहता है, इसके कारण ही वो नीचे गिर जाता है। ओके, तो दोस्तों जो चीजें मैंने लिखी है बता देता हूँ। एनी ऑब्जेक्ट्स फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेलोसिटी ऑफ द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कीप देम मूविंग अराउंड द अर्थ।
वेलोसिटी, और इसी वेलोसिटी के कारण मून और जो सैटेलाइट होता है वो कहाँ नहीं गिरते, अर्थ के ऊपर नहीं आते, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स उन पे भी एक्ट होता है, बट वो हमारे अर्थ पे नहीं आते। क्यों नहीं आते मैं बता चुका हूँ दोस्तों, ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चलो सर, चलो चलते हैं भाई। सामने वाला कोई डांस कर रहा है इसलिए हंस रहा हूँ। ओके, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो स्टार्टिंग मैंने बोला था, चलो अभी पूछ देता हूँ मैं, फटाफट उसका आंसर दे दो। विल द वेलोसिटी ऑफ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिमेन्स कांस्टेंट और विल इट चेंज विद टाइम? अगर स्टोन को मैंने ऊपर फेंका तो टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी चेंज होगी या कांस्टेंट होगी? चलो बताओ आंसर। हाउ विल इट चेंज, वो कैसे चेंज होगा? व्हाई डजंट द स्टोन मूव अप ऑल द टाइम, स्टोन कंटिन्यू ऊपर ही मूव क्यों नहीं होता रहता है? व्हाई डज इट फॉल डाउन आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट, एक हाइट रीच करने का तो वापस नीचे क्यों गिर जाता है? व्हाट डज इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन, उसकी मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करती है? दोस्तों सबका आंसर कुल मिला के एक ही है। सबका आंसर क्या है? सबका आंसर दोस्तों एक ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के नियर में रहता है तो उसको अपनी तरफ क्या करता है, अपने सेंटर की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके, तो वैसा ही हमने जब स्टोन को ऊपर फेंका, स्टोन को जैसे ऊपर फेंका तो स्टोन को ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर के ग्रेविटी के मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। जब तक उसके अंदर एनर्जी होगा, स्टोन के अंदर जब तक एनर्जी होगा तब तक वो ऊपर जाएगा। बट एक तरह से उसके ऊपर दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी वेलोसिटी को जैसे से ऊपर जा रहा है वैसे वैसे क्या करता रहेगा, रिड्यूस करता रहेगा। क्यों रिड्यूस करता रहेगा? दोस्तों आपको पता है कि मान लो आपको खली ने ऐसे पकड़ लिया, खली ने ऐसे मतलब एक छोटा सा आदमी जो खली ने ऐसा पकड़ लिया। अब खली बहुत ताकतवर है, तो पहले मैं बहुत कोशिश करूंगा, उससे बहुत छुड़ाने की बहुत कोशिश करूंगा, पर एक जगह जाके मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर मैं ऐसा हो जाऊंगा। तो वैसे ही खली यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो छोटा सा आदमी एक चींटी है, वो क्या हमारा स्टोन है, वो चींटी से भी छोटा स्टोन है। तो स्टोन के अंदर जब तक एनर्जी है तब तक वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट आपको पता है कांस्टेंट डाउनवर्ड फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, वो उसको अपनी तरफ पुल करता रहेगा। क्या करता रहेगा? पुल करता रहेगा, जिसके कारण उसकी एनर्जी, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, और एक जगह जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू कम होता जा रहा है ना, और एक जगह जाके जीरो हो जाएगा। और जहाँ जीरो हुआ फिर से बोलेगा भाई आ जा, बस तेरे में इतना ही दम था ऊपर जाने का, अब तू नहीं जा सकता। फिर वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसकी तरफ, मतलब अर्थ पे आके वापस रिटर्न हो जाएगा। दोस्तों तो यही था, कुल मिला के इसमें यही बताया है कि अर्थ अपनी तरफ हर ऑब्जेक्ट को, अगर जो ऑब्जेक्ट अर्थ के पास में होता है उसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कौन अट्रैक्ट करता है? अर्थ अट्रैक्ट करता है। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको पता चल गया हो। और व्हाट डज इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन, मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड रहती है? दोस्तों आपको पता है स्टोन के अंदर जितनी एनर्जी मैं डालूंगा, जितना काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होगा उसको ऊपर जाने के लिए, उतने ऊपर तक हो जाएगा। एक लेवल पे जाके फिर उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और फिर वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। दोस्तों तो यही था, एकदम सिंपल सा, इसमें कुछ क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं था, बट मैं बता दिया। तो दोस्तों अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसके पहले मैं न्यूटन का सेकंड लॉ आपको याद दिलाता हूँ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, बताओ जल्दी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, एंड द rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, and change of momentum occur in the direction of force। क्या बोला मैंने, बताता हूँ। अगर दोस्तों मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जितना लगाऊंगा उसका मोमेंटम उतना ज़्यादा चेंज होगा, मतलब वो उतना ज़्यादा। अगर मान लो मैंने एक बॉल लिया, बॉल को एकदम आराम से फेंका तो उसका मोमेंटम, मतलब ये ऐसे फेंका तो उसका मोमेंटम कम होगा। अगर वही मैंने जोर से फेंका तो उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊंगा, जितना फोर्स लगाऊंगा, और फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्सेलरेट होना स्टार्ट होता है। क्या होता है, एक्सेलरेट होना स्टार्ट होता है। क्या होना स्टार्ट होता है, एक्सेलरेट होना स्टार्ट होता है। तो दोस्तों अर्थ भी हर ऑब्जेक्ट पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है भाई, अपनी तरफ बुलाने के। स्टोन के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स लगाने के कारण वो ऑब्जेक्ट क्या होना स्टार्ट होता है, एक्सेलरेट होना स्टार्ट होता है। क्या होता है, एक्सेलरेट होना स्टार्ट होता है। और अर्थ के फोर्स के कारण जो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, इसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसके कारण एक्सेलरेशन हुआ, ग्रेविटी के कारण।
दोस्तों समझ में आया? अर्थ भी क्या करता है, जो उसके पास में ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो एक्सेलरेट करता है। क्या करता है, एक्सेलरेट करता है दोस्तों। तो यहाँ अर्थ ने फोर्स लगाया, अर्थ ने फोर्स लगाया, इसीलिए इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये होता है हमारा जी, आपने सुना होगा दोस्तों। देखो जो स्ट्रेट मोशन परफॉर्म होता है, जो ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म होता है, वो ये एक्सेलरेशन। बट जो एक्सेलरेशन किसके कारण हो रहा है, अर्थ के कारण हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोस्तों देखो, और आपको फिर से वही चीज, हर चीज कहाँ आने का ट्राई करेगा, सेंटर ऑफ द अर्थ। क्यों सेंटर ऑफ द अर्थ आने की कोशिश करेगा, क्यों अर्थ का पूरा मास कहाँ एक्ट है, अर्थ का पूरा सेंटर ऑफ मास अर्थ के सेंटर पे एक्ट है। ओके, तो चलो दोस्तों वही तो लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन। अगर किसी भी बॉडी पर हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो क्या होना स्टार्ट होगा, एक्सेलरेट होना स्टार्ट होगा। सही बात है कि नहीं? अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, अगर मान लो ये नहीं, मोबाइल पे नहीं लगा सकता फोर्स, अगर मान लो ये मार्कर, अगर मैं इसे फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगा, एक्सेलरेट होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ कौन फोर्स लगा रहा है, अर्थ फोर्स लगा रहा है, और अर्थ फोर्स लगाने के कारण वो बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो रही है। क्या हो रही है, एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो रही है। और एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो रही है, यहाँ अर्थ ने लगाया, इसीलिए इस एक्सेलरेशन को बोलेंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, किसके कारण, अर्थ के कारण, ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन ए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है, ड्यू टू अर्थ, किसके ऊपर लगा रहा है, ऑन अ बॉडी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हो गया, क्वेश्चन खुद से पूछने का, आंसर खुद से देने का। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है, ड्यू टू अर्थ, और किस पे लगा रहा है, ऑन अ बॉडी, और रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट इन अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, इसीलिए वो क्या होगा, एक्सेलरेट होना स्टार्ट होगा। दोस्तों ये इसका डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है, ड्यू टू अर्थ, किस पे लगा रहा है, बॉडी पे लगा रहा है, और इसके कारण क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। कौन सा एक्सेलरेट होगा, ग्रेविटी वाला, तो इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके दोस्तों, हो गया ये। इट इज डिनोटेड बाय जी, और ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसका डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन किधर होगा, आपको सबको पता है, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। जो एक्सेलरेशन होगा वो कहाँ होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि हर चीज कहाँ जाना चाहता है, अर्थ के सेंटर पे जाना चाहता है। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके दोस्तों, अब यहाँ एक छोटू सा डेरिवेशन है कि जी हम कैसे फाइंड करेंगे, पर उसके पहले दोस्तों मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा जी होता है, जो हमारा ये वाला जी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट डिपेंड ऑन एम एंड आर ऑफ अर्थ, मतलब मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, जी किसके ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। It does not depend on property of object, मतलब जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उस पे डिपेंड नहीं रहता। ये किस पे डिपेंड रहता है, जो अर्थ का मास है और अर्थ का रेडियस होता है, और वो किस पे डिपेंड नहीं रहता, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ, जो भी ऑब्जेक्ट मान लो ये हमारा स्टोन है, ये उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड रहता है। इसीलिए दोस्तों इसकी वैल्यू जो होती है 9.8, इसकी वैल्यू जो कहीं 9.77 होता है, कहीं 9.8, तो दोस्तों उसका मतलब ये 9.7 का मतलब ही 9.8 होता है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू, हम जो वैल्यू लेते हैं, कॉमन वैल्यू ले लेते हैं हर जगह, मतलब हर ऑब्जेक्ट की एक कॉमन वैल्यू लेके रखते हैं, वो क्या होता है 9.8। क्योंकि जो जी रहता है डज नॉट डिपेंड किसके ऊपर, मास और अर्थ, सॉरी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है किस पे डिपेंड ऑन मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। मास और रेडियस पे डिपेंड रहता है, किसके, अर्थ के, बट किस पे डिपेंड नहीं रहता, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट पे। ओके, तो दोस्तों इसीलिए हर ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का जो हम एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी लेते हैं, वो कॉमनली क्या लेते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं जो हमारा होता है 9.8। ओके, बट इसके बाद हम देखने वाले हैं कि मतलब कि अर्थ का, चलो आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों आपकी ये लाइन समझ में आ गया, फिर से एक बार बोलूंगा, इट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड रहता है, मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। It does not depend on property of object or material. Okay, तो दोस्तों चलो, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ यूज करेंगे बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या था दोस्तों, फटाफट बताओ।
आपको याद होगा ये वाला, ये G इक्वल टू F इक्वल टू GMM अपॉन आर स्क्वायर। ओके, यही था ना, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसके बाद ये वाला भी, ये भी होता है ना, मास इंटू F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। बट यहाँ एक्सेलरेशन कौन कर रहा है? ग्रेविटी के कारण हो रहा है, इसीलिए यहाँ ए की जगह मैंने क्या लिखा? G लिखा है दोस्तों। तो ये दो हमें मिल गया। ओके, समझा ना दोस्तों? यहाँ एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू ए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा था F इंटू ए होता है। बट यहाँ ग्रेविटी की बात चल रही है, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेट मतलब कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ क्या ले लिया? G ले लिया। अब दोनों को मैं क्या करूंगा? इक्वेट करूंगा। दोनों को इक्वेट कर दिया, mg GMM अपॉन आर स्क्वायर, दोनों साइड से mm गेट कैंसल, यहाँ क्या गया? G इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर। ओके, m मास ऑफ द अर्थ, G आपको पता है। ओके, R दोस्तों क्या होता है? R किसका है? चलो मैं पहले ये देखो, इस R को हमेशा अगर अर्थ का रेडियस लेना है, R इक्वल टू R, ये R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। ओके दोस्तों, इसीलिए इस R को मैं रिप्लेस कर दूं कैपिटल R से, क्योंकि जो रेडियस ऑफ द अर्थ होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ में क्या लेता हूं? हमेशा कैपिटल R लेता हूं। क्या लेता हूं? कैपिटल R लेता हूं। अर्थ का रेडियस क्या लेता हूं? कैपिटल R, इसलिए मैं यहाँ रिप्लेस कर दूंगा। स्मॉल r कब लेते हैं दोस्तों? पता है स्मॉल अर्थ कब लेते हैं? मान लो ये हमारा अर्थ का रेडियस R है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो ये इधर है, तो ये दोनों का ये हाइट कितना हो गया? ये मान लो ये ऑब्जेक्ट से इसकी हाइट h हो गया, और दोनों को मिला के R इक्वल टू R प्लस एच, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का अर्थ के सरफेस पे से कितनी हाइट है? h है। तो R प्लस एच को जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है? स्मॉल r। बट दोस्तों यहाँ बस अर्थ की बात करें, किसकी बात करें? अर्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए R इक्वल टू कैपिटल R लेंगे, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? G इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर। ओके, रेडियस, अर्थ के रेडियस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ क्या रिप्लेस कर देंगे? R रिप्लेस कर देंगे। ओके दोस्तों, अब सबकी वैल्यू लिख देते हैं। G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या वैल्यू होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ द अर्थ कितना है दोस्तों? 6 इंटू 10⁻24। ओके, रेडियस कितना होता है? 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी तरह अगर आपको सॉल्व करना है, आपको लॉग टेबल अभी है नहीं तो इसलिए इसको डायरेक्ट मैंने बता दिया, लॉग टेबल अभी नहीं, इसको ऐसे ही आपको डायरेक्ट ही लिखना है। तो G इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरह से हम G क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। फिर से एकदम सिंपल सा दोस्तों था कि हमने G कैसे फाइंड किया। पहले हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देन इसके बाद हमने जो फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों को इक्वेट किया। इक्वेट करने का बस यहाँ ध्यान देना, R को मैंने रिप्लेस कर दिया कैपिटल R से। क्योंकि कैपिटल R से क्यों रिप्लेस कर दिया? क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ को हम हमेशा क्या लेते हैं? कैपिटल R। मास ऑफ द अर्थ को कैपिटल M लेते हैं, इसलिए रेडियस ऑफ द अर्थ को भी हम क्या लेते हैं? कैपिटल R लेते हैं। तो कैपिटल R यहाँ लिख दिया। तो G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11, और M मास ऑफ द अर्थ क्या था? 6 इंटू 10⁻24, और R की था 6.4 इंटू 10⁻6 और होल स्क्वायर। ओके, तो दोस्तों मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। ओके, अब चलो दोस्तों, अब एक और आपको पता है अर्थ के कंटिन्यू रोटेशन के कारण अर्थ का जो शेप होता है, जो शेप है अर्थ का, वो चेंज है, ओवल शेप का है। ओके, पूरी तरह से ऐसा गोला नहीं है, मतलब गेंद बॉल की तरह ऐसा नहीं है दोस्तों, ये ऐसा है, ऐसा है। ओके, तो इसीलिए इसके शेप के कारण जो वैल्यू ऑफ G है, वैल्यू ऑफ G प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। बट ऑब्जेक्ट के लिए हम कॉमन लेते हैं, होता है 9.7, मतलब 9.8 लेते हैं। बट वैल्यू ऑफ G प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोला था दोस्तों, क्या बोला था? इट डिपेंड ऑन मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ बट डज नॉट डिपेंड ऑन
प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आपको पता है ये क्या हो जाएगा 9.7। देखो यहाँ अर्थ, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ कुछ और रहता है, यहाँ कुछ और रहता है। इक्वेटर पे देखेंगे दोस्तों इसका साइज ऐसा होता है। ओके, पोल्स पे देखेंगे, पोल्स पे ये कैसा होता है, ऐसा होता है। ओके, तो इसके कारण प्लेस टू प्लेस वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, वेरी होता है, वेरी होता है। बट हम कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए क्या लेके रखते हैं 9.7, क्योंकि पता है ऑब्जेक्ट के मटेरियल पे डिपेंड नहीं होता, बट वैल्यू ऑफ जी वेरी होता है प्लेस टू प्लेस। ओके, बट हम कॉमनली क्या लेके रखते हैं 9.7, तो उसको मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया। ओके दोस्तों, तो चलो चलते हैं लास्ट टॉपिक इसका देखने के लिए। तो दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं कि प्लेस टू प्लेस जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी वो कैसे चेंज होता है। दोस्तों मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कॉमनली ऑब्जेक्ट के लिए हम दोस्तों कॉमन ही लेते हैं 9.77, मतलब अप्रॉक्स 9.8 ही लेते हैं, क्योंकि अगर हम हर जगह चेंज करेंगे तो बहुत सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बट प्लेस टू प्लेस अपने नॉलेज के लिए प्लेस टू प्लेस वैल्यू ऑफ जी चेंज होता है। क्यों चेंज होता है दोस्तों, क्योंकि मास और रेडियस पे डिपेंड करता है, और मास और रेडियस अगर अर्थ का चेंज होता है प्लेस टू प्लेस तो जी भी क्या होगा, चेंज होगा। पर प्रॉपर्टी तो वैसे ही रहता है, गोल्ड जहाँ यहाँ जैसा होगा वैसे अमेरिका में भी वैसा ही होगा, तो वो चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए हम कॉमनली हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन लेके रखते हैं, क्या होता है हमारा 9. अर्थ पे जितना भी ऑब्जेक्ट है उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्या लेके रखते हैं 9.77, मतलब अप्रॉक्स 9.8 लेके रखते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, ओके आपको पता है ये अर्थ का थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बने तो समझ लेना आप, इतना सीरियस मत लेना है सर ये। तो दोस्तों ये देखो, दोस्तों इक्वेटर आप बोलना सॉरी इधर तो ज्यादा दिख रहा है, बट ऐसा होता है, टेक्स्ट बुक में देख लेना डायग्राम। ओके दोस्तों, इक्वेटर पे ये कैसा होता है, बल्गेज होता है। ओके, और जो दोनों पोल्स पे क्या होता है, फ्लैटर होता है। कैसा होता है, फ्लैटर। और इसी के कारण इक्वेटर पे जो इसका रेडियस होता है, रेडियस क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है एज कंपेयर टू पोल्स के इधर का। ये वाला रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, छोटा होता है, और ये क्या होता है, बिगर होता है। कहाँ, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे का जो रेडियस होगा दोस्तों, रेडियस क्या होता है, ज्यादा होता है, और पोल्स पे का रेडियस क्या होता है, अगर डिस्टेंस हम सेंटर से लेते हैं तो इसका रेडियस क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि आपको पता है पोल्स पे कैसा हो जाता है, फ्लैटर होता है, और इक्वेटर पे कैसा होता है, बल्गेज होता है। और इसी के कारण यहाँ का जो रेडियस होता है ये बड़ा होता है एज कंपेयर टू पोल्स के रेडियस। पोल्स जो सेंटर से यहाँ जो रेडियस गया ये क्या होता है, छोटा होता है दोस्तों। अब ये रिलेशन याद रखो, G इक्वल टू जी एम, G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब बोलोगे सर आपने यहाँ स्मॉल आर क्यों लिया है। दोस्तों स्मॉल आर हमने इसलिए लिया है क्योंकि मैं अब क्या बता रहा हूँ, अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन बता रहा हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट का रेडियस मतलब अर्थ का रेडियस आर हो जाएगा, जो इसका हाइट होता है वो एच होता है, और दोनों को मिला के हम क्या लेते हैं, स्मॉल आर लेते हैं। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिया है, स्मॉल आर लिया है दोस्तों, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो आर स्क्वायर दोस्तों आप ध्यान देना, जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट एकदम फोकस लगाए, पहले हम एक एक चीज करके देखते हैं। चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पे ही है, तो हम इसको ले लेते हैं कैपिटल आला। अभी अर्थ के सरफेस पे ही है, तो अर्थ के सरफेस पे, तो अर्थ के सरफेस का रेडियस क्या होगा, आर। दोस्तों अगर ये ध्यान देना, इक्वेटर पे है तो बताओ रेडियस जो हमारा एक्सेलरेशन बढ़ेगा कि कम होगा। इक्वेटर पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ज्यादा होता है कि कम होता है, ज्यादा होता है कि कम होता है। दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ क्या रेडियस बड़ा होता है, और रेडियस बड़ा होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेडियस बड़ा होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए इक्वेटर पे रेडियस बड़ा होने के कारण, रेडियस बड़ा, देखो दोस्तों दोनों के बीच में कैसा प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन है। कैसा होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक चीज बढ़ेगा तो एक चीज क्या होगा, कम होगा, एक चीज बढ़ेगा तो एक चीज क्या होगा, कम होगा। तो इक्वेटर पे रेडियस बड़ा होता है, इक्वेटर पे रेडियस अगर बड़ा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम पोल्स पे लेंगे तो पोल्स पे क्या होता है, रेडियस कम होता है, और रेडियस पोल्स पे कम होता है तो पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान देना, पोल्स पे
अगर हम सेंटर से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा रेडियस होता है, तो ये रेडियस जो होता है दोनों पोल्स पे रेडियस क्या होता है, कम होता है। रेडियस अगर कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पर इक्वेटर पे अगर हम देखें तो इक्वेटर पे रेडियस क्या होता है, बड़ा होता है, और रेडियस बड़ा है, अगर रेडियस बड़ा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही तो लिखा हुआ, द वैल्यू ऑफ जी इज हाईएस्ट एट पोल्स। पोल्स पे क्या होता है, वैल्यू ऑफ जी बड़ा रहता है। बड़ा क्यों रहता है, क्योंकि वहां रेडियस क्या होता है, कम होता है। रेडियस कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब इक्वेटर पे देखो रेडियस क्या है, बड़ा है, रेडियस बड़ा है, रेडियस बड़ा है, और रेडियस बड़ा है तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ जी, रेडियस बड़ा है तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए द वैल्यू ऑफ जी इज हाईएस्ट टू द पोल और द वैल्यू ऑफ जी इज लोएस्ट एट द इक्वेटर। ओके, इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ जी कम क्यों है दोस्तों, पहले बताओ क्यों कम है। कम इसीलिए है दोस्तों क्योंकि रेडियस या क्या होता है, बड़ा, रेडियस बड़ा होता है तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बस ऐसे ही याद रखना है। इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर। लार्ज क्या होता है, इक्वेटर पे होता है, और स्मॉलेस्ट एट द पोल्स। क्योंकि इसके रोटेशन के कारण वो क्या होता है, बल्गेज एट इक्वेटर, और दोनों पोल्स पे क्या हो जाता है, फ्लैटर होता है। ये पोल्स पे क्या होता है, फ्लैटर होता है, और इक्वेटर पे क्या होता है, बल्जेस होता है, जिसके कारण यहाँ का रेडियस बड़ा हो जाता है। रेडियस बड़ा हो गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ रेडियस छोटा हो गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हो गया। ओके, अब चेंज विद द हाइट, तो सब खुद से ही समझ सकते हो। अगर मैं अर्थ से धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चला रहा हूँ, ऊपर बढ़ रहा हूँ, अर्थ से ऊपर बढ़ रहा हूँ, तो रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और रेडियस बढ़ रहा है। जैसे मैं अर्थ से मैं ऊपर जा रहा हूँ, अर्थ से मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर 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 बढ़ रहा हूँ। अगर मैं अर्थ से ऊपर 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 बढ़ूंगा तो रेडियस बढ़ जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस बढ़, और रेडियस बढ़ जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो ऐसे लिखा हुआ है, चेंज विद द हाइट एज वी गो अबोव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस आर इन द इक्वेशन इंक्रीजेस एंड जी डिक्रीजेस। अब दोस्तों मैं यहाँ स्मॉल आर इसलिए लूंगा क्योंकि मैं अब अर्थ से बाहर जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ, अर्थ से बाहर। अर्थ के सरफेस पर था तो मैंने कैपिटल आर लिया। अब मैं अर्थ से बाहर जा रहा हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट अब अर्थ के बाहर चला गया है, तो उसको एक हाइट भी होगा, और उसका ये अर्थ का रेडियस भी होगा। तो दोनों को मिला के हम क्या लेते हैं, स्मॉल आर लेते हैं। ओके, तो दोस्तों अब ऑब्जेक्ट अर्थ के बाहर जा रहे हैं, अब बाहर जा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ आर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, और वैल्यू ऑफ आर बढ़ेगा तो जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तुम ये भी नहीं समझोगे ना दोस्तों, ऐसे कुछ समझ लो, अगर कोई भी चीज अर्थ से बाहर जा रहा है मतलब उसका क्या हो रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, और रेडियस बढ़ रहा है तो अर्थ का फोर्स धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाएगा, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पर इतना नहीं कि एरोप्लेन 3-10 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है तो उस पर जी एक्ट नहीं, ऐसा नहीं, वो निग्लिजिबल होता है। लंबी हाइट के लिए, बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट है तो उसमें वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो दोस्तों ऐसे ही अगर अर्थ से डिस्टेंस क्या होने लगा, अर्थ से डिस्टेंस क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा, अर्थ के ऊपर से डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आर बढ़ा तो जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एज वी गो अबोव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस आर इन द इक्वेशन इंक्रीजेस एंड डी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस मतलब रेडियस, डिस्टेंस बढ़ गया तो जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोस्तों बच्चे कंफ्यूज इसके अंदर होते हैं लास्ट वाले में। ओके, चलो मैं इसको ऐसे बना के रखता हूँ। इसमें क्या दिया हुआ दोस्तों, अब डेप्थ मतलब अब अर्थ के अंदर जा रहे हैं, अब अर्थ के कहाँ जा रहे हैं, ऐसा इमेजिन करना, डेप्थ मतलब अर्थ के अंदर जा रहे हैं। अब दोस्तों जब अर्थ के हम अंदर जाते हैं तो रेडियस क्या होता है, कम होता है, रेडियस क्या होता है, कम हो रहा है, मतलब अर्थ के पास ही जा रहे हैं ना। अब यहाँ थे हम लोग, समझ लो, अब अर्थ के पास में जा रहे हैं, अब अर्थ के पास में जा रहे हैं तो रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रेडियस कम हो रहा है तो जी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, जी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जैसे हमने ये रिलेशन देखा था, रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रेडियस कम हो रहा है तो वैल्यू ऑफ जी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। वैल्यू ऑफ जी मतलब अब हम अर्थ के पास ही जा रहे हैं, अर्थ के क्या जा रहे हैं, पास जा रहे हैं, अर्थ के पास जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्ट होना चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता, ध्यान दो, मैं बताता हूँ, इस पे ध्यान देना दोस्तों। ये वैसे का वैसा ही है। अगर इक्वेटर पे ध्यान देना, इक्वेटर पे क्या होता है, रेडियस बड़ा होता है, रेडियस बड़ा होता है तो वैल्यू जी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। पोल्स पे, दोनों पोल्स पे अगर हम ध्यान देंगे तो रेडियस क्या होता है, छोटा होता है, रेडियस छोटा तो वैल्यू जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अगर हाइट जैसे डिस्टेंस जैसे से बढ़ेगा, डिस्टेंस जैसे से बढ़ेगा वैसे क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब आर बढ़ रहा है तो जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे हम ऊपर और ऊपर बढ़ते जाएंगे,
10 या 20 किलोमीटर का मत लेना कि सर इस पे वैल्यू ऑफ जी एक्ट नहीं होता। मैं ऐसी चीज़ों का ले रहा हूँ जैसे सैटेलाइट, इन सब चीज़ों का ले रहा हूँ, तो उस पर वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, अलग अलग एक्ट होता है। ओके, अब दोस्तों चेंज विद द डेप्थ, चेंज विद द डेप्थ मतलब मान लो हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं, अर्थ के अंदर जा रहे हैं। अब रेडियस क्या हो रहा है दोस्तों, अब अर्थ के यही आ रहे, तो रेडियस क्या होगा, कम होगा। रेडियस कम होगा तो वैल्यू ऑफ जी बढ़ना चाहिए ना, बट दोस्तों ऐसा नहीं होता। यहाँ हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि मान लो मैं यहाँ आ गया, तो हम ऐसा करते हैं मास भी क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा कंसीडर करते हैं कि अगर मैं अर्थ के अंदर यहाँ आया तो मास बस इतना ही कंसीडर करते हैं। अगर मैं यहाँ आया तो मास को भी इतना ही कंसीडर करते हैं। तो अगर दोस्तों मास कम हो रहा है, मास भी कम हो रहा है, रेडियस भी कम हो रहा है, और दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण जी भी क्या हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि यहाँ मास भी कम होता है। अगर मैं अंदर आ रहा हूँ तो अर्थ को बस इतना ही कंसीडर करते हैं, और मास भी कम हो गया, रेडियस भी कम हो गया, दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण जी भी क्या हो जाए, कम हो जाएगा। डेप्थ के लिए दोस्तों ये जो रिलेशन है वो काम नहीं करता है। रिलेशन यहाँ कैसे लगाना पड़ता है, जैसे से एज वी गो इनसाइड द अर्थ, अगर हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि हियर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एम एंड आर विल बी डिक्रीजेस। मतलब एम मास ऑफ द अर्थ और रेडियस क्या होता है, कम होता है। रेडियस तो कम होता है बट मास भी हम कम मानते हैं कि हम यहाँ हैं तो हम मास बस इतना ही अर्थ मानते हैं, जब यहाँ है इतना ही अर्थ मानते हैं। और अर्थ के सेंटर पे वैल्यू ऑफ जी पूरी तरह से जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ आपको पता है मास जीरो हो गया, और मास जीरो हो गया तो ये पूरा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत समझने वाली चीज़ है। जैसे से हम अंदर, और ज़्यादा कुछ हार्ड है ही नहीं है यार, दिमाग लगाओ समझ। जैसे से हम अंदर जा रहे हैं तो मास क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। मास कम हो रहा है, रेडियस भी कम हो रहा है, मास कम रेडियस भी कम हो रहा है, और मास और रेडियस कम होता चला जाएगा तो वैल्यू ऑफ जी भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ जी भी कम ही मिलेगा। ओके, और जब हम डायरेक्ट अर्थ के सेंटर पे आ जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि मास जीरो हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जीरो होता है। तो ये लिखा है द वैल्यू ऑफ आर डिक्रीजेस बट द पार्ट ऑफ द अर्थ मास ऑफ द ऑल्सो डिक्रीजेस। वैल्यू ऑफ आर भी डिक्रीज हो रहा है पर उसके साथ मास भी डिक्रीज हो रहा है दोस्तों। वैल्यू ऑफ एम डिक्रीजेस, शो दैट कंबाइंड इफेक्ट ऑफ आर एंड एम डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ जी। इसीलिए ये दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण क्या हो गया, जी भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि जैसे हम अंदर जाते हैं तो वैल्यू ऑफ एम भी कम होता है और आर भी कम होता है। जितना हमने सिचुएशन देखा उसमें एम कम नहीं हो रहा था, बट इसमें एम भी, क्योंकि अंदर बढ़ रहा है तो एम भी कम हो रहा है और आर भी कम हो रहा है। दोस्तों ये जल्दी कोई समझाता नहीं, इतना जल्दी इसको डीप में जाता नहीं, पर मैं इसको इसलिए पकड़ के रखा हूँ क्योंकि मैं आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहता। अभी यहाँ हुई, मैं यहाँ आ गया तो वैल्यू ऑफ एम क्या हो गया, कम हो गया। वैल्यू ऑफ एम कम हो गया, रेडियस तो ऑलरेडी कम हो गया, रेडियस अब इतना छोटा गया, एम भी कम हो गया, तो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण दोनों को मैं डिवाइड करूँ तो वैल्यू ऑफ जी भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। तो यही लिखा है द वैल्यू ऑफ आर डिक्रीजेस but the part of the earth mass of the earth also decreases। रेडियस भी डिक्रीज हो रहा है, मास ऑफ द अर्थ भी डिक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ एम डिक्रीजेस। इसीलिए द वैल्यू ऑफ एम डिक्रीजेस सो दैट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ आर एंड एम डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ जी, और दोनों कंबाइंड इफेक्ट के कारण वैल्यू ऑफ जी भी क्या आ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों तो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, इसमें बस यही याद रखना है कि वैल्यू ऑफ एम डिक्रीज होगा, वैल्यू ऑफ एम और आर डिक्रीज हुआ तो वैल्यू ऑफ जी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसके अंदर तो हाइट पे ऊपर बढ़ेंगे, डिस्टेंस बढ़ रहा है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो अब जैसे दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कम होगा ना, अर्थ से दूर चले जाएंगे। पर 10-20 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ 10-20 किलोमीटर की बात नहीं। सर 10-20 किलोमीटर मतलब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, 20 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा तो मुझे अर्थ नहीं खींच पाएगा, भाई खींच लेगा, वो उसके लिए निग्लेजिबल है, वो आराम से आपको खींच लेगा, उस पर कुछ ये इफेक्ट नहीं पड़ता। बट मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ दिया हुआ है सरफेस ऑफ द अर्थ हाइट 0 हो गया तो जी कितना एक्ट होता है, 9.8, जो कॉमनली हम लेते हैं सबके लिए। माउंट एवरेस्ट 8.8 किलोमीटर है तो उस पर भी वैल्यू ऑफ जी उतना ही एक्ट होता है, 9.8। बट मैक्सिमम हाइट सेट बाय द मैन मेड बलून, उस पर देखो हाइट कितना हो गया, 36.6 किलोमीटर। 36.6 किलोमीटर अर्थ सरफेस से दूर है, मैन मेड बलून 36.6 किलोमीटर दूर है, तो उस पर ग्रेविटी कितना एक्ट होगा, 9.77। फिर भी ज़्यादा कम नहीं हुआ दोस्तों, 9.77 एक्ट हो रहा है। हाइट ऑफ ए टिपिकल वेदर सैटेलाइट, जो वेदर सैटेलाइट है वो हमसे 400 किलोमीटर दूर होता है। 400 मतलब डिस्टेंस बढ़ गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा। अब 400 किलोमीटर दूर है तो उस पर ग्रेविटी कितना एक्ट होने वाला है, 8.7, फिर भी ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, 8.7।
बट यहाँ रिलेशन के हिसाब से बहुत 8.7 मतलब बहुत कम होता है। हाइट ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, हाइट ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपको नहीं, अभी लास्ट में 35,700 होता है, तो उस पर जो ग्रेविटी एक्ट हो रहा है 0.225, मतलब निग्लिजिबल, मतलब उस पर ग्रेविटी ज़्यादा एक्ट नहीं हो रहा है। बट सोचो 35,700 इतना दूर है, फिर भी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का एक्ट हो रहा है जो है हमारा 0.225। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ें और कुछ चीज़ें आपको पता ही है कि जैसे कि मून और अर्थ का कंपैरिजन करें, अगर जो आदमी यहाँ जो मतलब कि जिस आदमी का वेट यहाँ मान लो, जैसे ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई मोटा आदमी इधर 60 kg का है, अरे मोटा आदमी 60 kg का थोड़ी होता है, समझ लो, अगर हम यहाँ 100 kg के हैं, 60 kg लेता हूँ, 60 kg के हैं, तो मून पे उसका वेट 1/6 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 10 kg, कितना 10 kg, मतलब वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर यहाँ कोई आदमी ऐसा जंप मारता है तो वहाँ जितना इसकी हाइट यहाँ रहेगी मून पे और ऊपर जंप जाएगा, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कम होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एज़ कम्पेयर टू अर्थ से क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कम होना एक्ट होता है। तो 1/6 रेशियो ऑफ हाइट उसका उतना लंबा होगा, मतलब उतना जंप ज़्यादा मारेगा। अगर मैंने जंप यहाँ इतना मारा तो और मारेगा, क्यों मारेगा, कि वहाँ ग्रेविटी अपनी तरफ खींचने वाली ग्रेविटी कम एक्ट होता है किस पे, मून पे, इसलिए वहाँ आदमी देखते हो ऐसे ऐसे जंप मारते रहते, कूदते रहते, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कम होता है। ग्रेविटी क्या आती है, कम होती है दोस्तों। तो ये सब तो चीज़ें आपको जनरली पता ही होगी दोस्तों, पर ये समझने वाला चीज़ है कि चेंज अलॉन्ग द अर्थ, ये सब एग्जाम में आता है दोस्तों। ओके, देखो लिखा हुआ है ऑन द मून इट इज़ अबाउट 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ, also resulting using the same amount of force we can jump 6 times higher on the moon as compared to that on the earth। मतलब कि अर्थ के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा जंप करेगा, 6 टाइम द हायर। ओके, मतलब अगर आपको जंप नहीं है तो थोड़ा ही जंप कर पाते तो मून पे चले जाओ और ज़्यादा जंप करोगे। ओके, क्योंकि बोलो गलती मेरी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा एक्ट हो रहा है इसलिए मैं जंप ज़्यादा नहीं कर पाता। ओके, अगर कोई ज़्यादा मोटा है तो ये मत बोले कि वो इसकी गलती है, बोलो कि मेरी गलती नहीं है, ये अर्थ की गलती है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, इसके कारण ग्रेविटेशन, आपको पता ना वेट कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें तो पता होगा। तो अगर वही आदमी को अगर हम ऊपर लेके चले जाए तो उसका वेट कम दिखाई देगा, उसका वेट कम दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कम एक्ट होता है। ओके, तो दोस्तों ये सब चीज़ें तो चलो आपको नॉलेज के लिए था, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी कम एक्ट होती है दोस्तों। जैसे आपको ये चीज़ पता होगा कि वेट अगर हमें निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं m/g। हमारे अंदर जो मास है, ओके, जो मास है और मास को मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेविटी के साथ। तो अगर अर्थ की ग्रेविटी अलग, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होता है, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे अलग होता है, तो वेट क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कम हो जाएगा। इसीलिए कुछ लोगों को लाइक, तो जो रहेंगे पतले रहेंगे वही बोलेंगे भाई कि जहाँ ग्रेविटी जहाँ है वहाँ भेजो तो हमारा वेट ज़्यादा दिखेगा। अगर हम मोटे लोग को बोलेंगे तो पतले लोग, हम लोग को ही लोग बोलेंगे कि भाई तुम लोग ऐसे जगह पे चले जाओ जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा एक्ट होता होगा, तुम्हारे लिए प्लैनेट नहीं है। ओके, तो हम किसी को नहीं बोल सकते, हम लोग भी ऐसे ही हैं। ओके, तो दोस्तों W = mg, इसीलिए वेट जो होता है जी पे डिपेंड करता है। अगर जी वेरी हो रहा है तो वेट भी मास वही रहता है दोस्तों, मास वही का वही रहता है। जो मेरे अंदर मास है वो यहाँ भी वही रहेगा, मून पे भी वही रहेगा, बट ग्रेविटी अलग होने के, जी वैल्यू ऑफ जी अलग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होने के कारण टोटल वेट मेरा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ओके, तो दोस्तों ये सब बता दिया। बाकी अगले टॉपिक का हमारा मास और वेट ही है, तो उसमें मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद दोस्तों।